कुछ दस्तावेज भी मेरे पास हैं। इन दस्तावेजों का विश्लेषण हम आगे करेंगे, क्योंकि डीएनए में जो हमने वक्फ बोर्ड की भूमाफिया नीति के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, उसमें लगातार जो हमें अपडेट मिल रही है, उन्हीं को लेकर हम ये पूरा विश्लेषण आपके बीच में करना चाहते हैं। क्योंकि डीएनए में हमने वक्फ बोर्ड की भूमाफिया नीति के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जिसमें हम आपको तमिलनाडु के उस बाहुल गांव में लेकर गए थे जिसे तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था। लेकिन तमिलनाडु का गांव और गांव में बना प्राचीन मंदिर वक्फ बोर्ड की कब्जाधारी नीति का इकलौता शिकार नहीं है। और आज हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वक्फ बोर्ड की जमीनी हकीकत का भी खुलासा करने वाले हैं, जिसके तहत हम देश की राजधानी दिल्ली में वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे वाली संपत्तियों की जो सर्वे रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं, उससे यह पता चल जाएगा कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास कैसे है। सबसे पहले आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं। यह रिपोर्ट है द लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली। ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है द लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली। इस शीर्षक को पढ़कर आपको लग रहा होगा कि इसमें दिल्ली के सभी धार्मिक स्थलों के कानूनी स्टेटस की जानकारी दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह रिपोर्ट जुलाई 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसको तैयार किया गया था दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाली दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से। और इसमें सिर्फ उन हिंदू धर्म स्थलों का ब्यौरा है जिन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा जताता है। यह रिपोर्ट बीजेपी नेताओं के उस आरोप के बाद तैयार की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड अवैध तरीके से कब्जे करके मस्जिद और कब्रिस्तान का निर्माण करवा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में इन आरोपों को खारिज कर दिया गया। उल्टा दिल्ली के कई मंदिरों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ बता दिया गया। और 173 पन्नों की रिपोर्ट में दिल्ली की सभी मस्जिदों को क्लीन चिट दे दी गई, जबकि कई हिंदू मंदिरों को इलीगल कंस्ट्रक्शन की श्रेणी में डाल दिया गया। और इसके ये तमाम दस्तावेज है जिसका हम अभी आपको विश्लेषण भी दिखाएंगे और साथ ही साथ उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अभी आप ये जान लीजिए कि इस रिपोर्ट के पेज नंबर 34 पर दिल्ली के मंगलापुरी में एक मस्जिद के सामने बने अवैध मंदिर को अवैध घोषित कर दिया गया और मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा भी बता दिया गया। ये उसकी तस्वीर है और वो तस्वीर हम आपको टीवी पे भी दिखा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा हुआ है वो साक्ष्य, वो दस्तावेज आपके बीच में। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मंदिर को कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है और इस कब्जे में डीडीए, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, नगर निगम और अस्थायी लोगों का भी हाथ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जमीन पर अवैध कब्जा करके वहां दफ्तर, कॉलोनी, मंदिर, रोड, बस टर्मिनल और कूड़ेदान वगैरह बना दिए गए। यानी यह दावा किया गया है कि यह जमीनें वक्फ बोर्ड की थी और इसका गलत तरीके से अधिग्रहण कर लिया गया। और इसी तरह का दावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने कई और मंदिरों को लेकर भी किया गया है। इस रिपोर्ट में ऐसे कई मंदिरों का जिक्र है। इतना ही नहीं, जिस अल्पसंख्यक आयोग पर मस्जिद, मदरसों और कब्रिस्तानों का सर्वे करने का जिम्मा था, उसका फोकस मंदिरों और हिंदू धर्मस्थलों पर ज्यादा था, जिसके सबूत में यह रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में ये जो अगला पन्ना है जिसको हम आपको भी दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर है, इसमें भी ये लिखा हुआ है नांगलोई के एक मंदिर का सर्वे किया जाता है। और हैरानी इस बात की है कि इस मंदिर को भी बताया जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाया गया है। और इस सरकारी रिपोर्ट में जिन जिन मंदिरों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, उन सभी को रिपोर्ट में अवैध मंदिर लिखा गया है। यह सबसे दिलचस्प पहलू है, जबकि कई मंदिरों के आगे प्राचीन भी लिखा हुआ है। अब सवाल यह है कि जो वक्फ बोर्ड कानूनी पहली बार 1955 में बना था, वो कानून वक्फ बोर्ड को किसी प्राचीन मंदिर पर दावा करने का अधिकार कैसे दे सकता है? वैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड ने साल 2016 में दावा किया था कि उसकी 30% संपत्तियों पर डीडीए और अन्य लोगों का कब्जा है। और साल 2018 में भारत सरकार ने बताया था कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 373 संपत्तियों पर कब्जा हुआ है। इसलिए जी न्यूज ने इन दावों की जमीनी हकीकत जानने की भी ठानी और वर्ष 2019 में जारी हुई दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की इस रिपोर्ट में दर्ज, यानी ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट में दर्ज उन मंदिरों का फिर हमने रियलिटी चेक करने का ठाना,
जिसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति या जमीन फिलहाल बताया जा रहा है। इसलिए ये रिपोर्ट जरूर देखिए। ये मंदिर, ये श्मशान घाट, ये हिंदू धर्मशाला, यहां तक कि ये बस स्टैंड भी सब वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़प कर बनाया गया है। ये दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ दर्ज है। लेकिन ऐसे कैसे? देश की राजधानी दिल्ली में वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहां पर है, इसके लिए दिल्ली सरकार ने साल 1970 में 2 गजट नोटिफिकेशन जारी करे थे। पहला अप्रैल के महीने में, दूसरा दिसंबर के महीने में। इन्हीं गजट नोटिफिकेशन के आधार पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने 2019 में एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कितने ऐसे हिंदू मंदिर हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जिनका निर्माण वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर हुआ है। तो आइए उन निर्माण पे, उन हिंदू मंदिरों पर चलते हैं और क्या सच्चाई है, क्या सच में वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बने हुए हैं या उसके पीछे की पर्दे के पीछे क्या सच्चाई है, ये आपको ले जाकर दिखाते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे मंगलापुर स्थित एक श्मशान घाट पर, जहां पर करीब 30 वर्षों से हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। लेकिन श्मशान घाट के संचालक दिनेश शर्मा को जब हमने बताया कि श्मशान घाट तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, तो वो हैरान रह गए। वक्फ बोर्ड यहाँ कहाँ से आ गया? वक्फ बोर्ड यार, वक्फ बोर्ड कैसे आ जाएगा? यहाँ जब मोमनन की आबादी ही कोई नहीं है, आसपास में थी ही नहीं, तो उनकी ज़मीन कहाँ से आ जाएगी? बहुत बाद में आए यहाँ, तो इनकी जनसंख्या ही बहुत कम थी। 1-2 आदमी था यहाँ पे, तो कोई अपनी वैसे जैसे साइकिल की दुकान, पंचर की दुकान 1-2 ऐसे झुग्गियों में लगा रखी थी। फिर यहाँ पे किसी के पास कागज़ भी नहीं होंगे इनके। पालम गाँव वालों की ये ज़मीन है, हाँ, और लालडोरे की ज़मीन थी ये, उसमें शमशान घाट बनाया। हर गांव में पहले होते ही थे शमशान घाट, वही चला आ रहा है, पक्का कर दिया, चला गया। श्मशान घाट के संचालक दिनेश सिंह बकायदा कागज दिखा रहे हैं कि 30 वर्षों से दिल्ली सरकार उनके नाम पर बिजली बिल भेज रही है, लेकिन ये वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया, इसका कोई कागज नहीं दिखाया जा रहा है। मंगलापुरी इलाके में मौजूद ये एक शमशान घाट है। इस शमशान घाट की जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा यह है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसको अवैध रूप से इंक्रोच करके यहाँ पर हिंदू मंदिर और शमशान बनाया गया है। अब इस अंत्योष्टि स्थल पे आज से 45 साल पहले इस अंत्योष्टि स्थल की स्थापना करी गई थी और इस अंत्योष्टि स्थल के जो संचालक हैं उनके मुताबिक कि जिस समय यहाँ की इस अंत्योष्टि स्थल की स्थापना करी गई थी, उस समय यहाँ पे मुस्लिम आबादी ना के बराबर थी, पूरी भी यहाँ पे बंजर ज़मीनें हुआ करती थी। साथ ही इस अंत्योष्टि स्थल पे जो दिल्ली सरकार का सरकारी बिजली का बिल आ रहा है, वो भी यहीं के इसी अंत्योष्टि स्थल के संचालक के नाम से आ रहा है। मंगलापुरी में ही बीच बाजार ये काली माता मंदिर भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से बना है और मंदिर में हिंदू देवी देवता वक्फ बोर्ड की जमीन पर विराजमान है, ऐसा वक्फ बोर्ड का दावा है। ये पश्चिमी दिल्ली का काली माता मंदिर है। अब इस काली माता मंदिर की जो ज़मीन है उस पर भी वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि ये जो ज़मीन है ये ज़मीन भी वक्फ बोर्ड की है, जिसके ऊपर अवैध रूप से इंक्रोचमेंट करके ये मंदिर बनाया गया है। जबकि जो मंदिर के लोग हैं उनका कहना है कि कई वर्षों से ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और इस मंदिर में हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं। 20 साल से मंदिर में सेवा कर रहे सेवक समझ नहीं पा रहे कि जहाँ दशकों से मंदिर बना है वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई। भाई इसमें तो वो वक्फ बोर्ड जाने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये है जो हमारा ये मंदिर है, ये पालम गांव के लोकल रहने वाले हैं, हमारे पंडित जी हैं जो, और 3 भाई हैं। ये इनकी खुद की ज़मीन है, खुद की ज़मीन में ये मंदिर बना रखा है। और बाकी ये शम पूजा करते हैं, ना कोई पंडित रखते हैं ना कोई रखते हैं, यानी अपनी पंडिताई पूजा अपने हिसाब से करते हैं। और कई सालों से है, लगभग मैं 20-25 साल से मैं यहाँ हूँ, देखता चला आ रहा हूँ कि मंदिर इन्हीं का है और इन्हीं की
स्थान पे अपनी जमीन में बनाया हुआ है। अब चलिए दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में, जहां इस श्री सनातन धर्म मंदिर की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक जताता है। 60 साल पुराने इस मंदिर के बारे में समिति का दावा है कि मंदिर भारत सरकार से खरीदी गई जमीन पर बना है, जिसके कागज उनके पास हैं। तो जमीन वक्फ की कैसे हो गई? उस वक्त जब हम लोग पाकिस्तान से हमारे बड़े बुजुर्ग सारे आए थे, उस टाइम इस सब हमारी बिरादरी के प्रधान श्री दाताराम भूटानी जी थे, तो हमें ये रिहेबिलिटेशन में पहले तो ये मकान मिले जो करबला बीके दत्त कॉलोनी में हैं सब लोगों को, और उसके बाद ये मंदिर की जगह मिली। ये मिली थी 10 फरवरी 1958 को। उसके बाद इसके ऊपर जो हमने मंदिर बनाया उसका उद्घाटन उस टाइम के मंत्री, शहरी विकास मंत्री मेरचंद खन्ना जी थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया 1961 में, जो कि उनके हाथ का पत्थर आज भी उस मंदिर के बाहर लगा हुआ। सरकार से, शहरी विकास मंत्रालय से वो हमारे पास उसकी रजिस्ट्री पेपर सब कुछ हैं। वक्त का बस चले तो वो पूरी दिल्ली क्या पूरे देश की जमीन पर अपना दावा कर ले। बताइए, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, और मंदिर तो छोड़िए, सड़कों पर बने बस टर्मिनलों की जमीन पर भी अपना दावा ठोक दिया। मंगलापुरी का ये सरकारी बस टर्मिनल सार्वजनिक नहीं, वक्फ संपत्ति है। आप भले माने या ना माने, लेकिन सरकार तो मान रही है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने मंदिरों के अलावा कई सरकारी संपत्तियों का भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र करा था, जिन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया था। अब ऐसे ही आपको दिखाते हैं, ये डीटीसी का मंगलापुरी बस टर्मिनल है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कि वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके सरकार ने इस बस टर्मिनल को बना दिया था। जब देश का कानून ही वक्फ बोर्ड को ये शक्ति देता है कि वो जिस मर्जी जमीन पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है, तो फिर वक्फ बोर्ड को डर काहे का? उसको ना तो कोई कागज दिखाना है, और वो खुद को किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद भी तो नहीं समझता। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के मंदिर, शमशान से लेकर सरकारी संपत्ति तक के वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर बने होने के दावों को लेकर जब हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के सदस्यों से लेकर वक्फ बोर्ड के सीईओ तक से बात करने की कोशिश करी, तो किसी ने भी इस पूरे मामले पर जवाब देने पर हामी नहीं भरी। इसके अलावा साल 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी, तो उस समय के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उनसे भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया। कैमरा पर्सन प्रदीप चहल के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। यानी इस रिपोर्ट को आपने जब देखा तो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने जो किया वो एक छोटी सी घटना थी, और वक्फ बोर्ड का वश चले तो वो पूरे देश की जमीन और संपत्तियों पर अपना मालिकाना हक जता दे। दिल्ली में साल 1970 में सरकार ने 2 गजट नोटिफिकेशन जारी किए थे, और दिल्ली में जिन मंदिरों और हिंदू धर्मस्थलों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है उसका आधार यही गैजेट नोटिफिकेशन है, जिसको लेकर कई बार कोर्ट शक भी जता चुका है। कोर्ट में कई बार वक्फ बोर्ड पर दिल्ली सरकार को गलत जानकारी देकर 1970 का गैजेट तैयार करने का आरोप भी लग चुका है। और ये है उस कोर्ट का ऑर्डर, इसको आप देखिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें साफ साफ लिखा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस द दिल्ली वक्फ बोर्ड, द कमिश्नर ऑफ वर्क्स। और इस ऑर्डर में ही ये बातें लिखी गई हैं और साफ तौर पे कहा गया कि यहां पर जो बातें रखी जा रही है उसे कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स छिपा के और गलत तरीके से पेश किया गया है। इट वॉज हेल्ड दैट द गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड 16/4/1970 कपल विद द ओरल टेस्टिमनी, यानी मौखिक तौर पर इसकी टेस्टिमनी ली गई थी, ऑफ द aforementioned witness which were admission made by them that the property in dispute was a work property was sufficient evidence to hold that the plaintiff is not the owner of the suit property. While gazette notification dated 16/4/1970 it had become a work property. यानी इस केस में नॉर्दर्न रेलवे पर भी जो बातें रखी गई उसमें यह जान लीजिए कि इस केस में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो बातें रखी हैं उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड ने नॉर्दर्न रेलवे की जमीन पर भी अपना मालिकाना हक जताया था। और इस केस में कोर्ट के फैसले की जो कॉपी मेरे पास मौजूद है इसमें यही साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 2 गवाहों की मौखिक गवाही को आधार मानकर दिल्ली सरकार के गैजेट में वक्फ को नॉर्दर्न रेलवे की जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया। और कोर्ट ने फैसले में कहा कि यह संपत्ति वक्फ की संपत्ति है ही नहीं। ये फैसला जो आया उसके आधार पर हम बता रहे हैं, कोर्ट ने यह कहा।
और विडंबना देखिए कि वक्फ बोर्ड को यह असीमित ताकत खुद देश का कानून देता है, जिसका नाम है वक्फ एक्ट, जिसमें ऐसे प्रावधान हैं जिनका इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति को खुद की संपत्ति घोषित कर सकता है। और वक्फ बोर्ड को मिली इस अनलिमिटेड पावर पर वक्फ बोर्ड ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये आपको आज जरूर सुनना चाहिए। वक्फ एक्ट जो बना हुआ है एक तरफा बना है और इसमें जितने प्रोविजंस हैं सब एक साइडेड इस तरह बनाए गए हैं कि मुस्लिम जितनी ज़मीन चाहे उतना कब्जा कर ले, उसको भी रोकने वाला नहीं है। और इस कानून का फ़ायदा उठाकर बहुत करोड़ों पैसे की ज़मीन, और यानी कह सकते हैं कितने एकड़ ज़मीन, हज़ारों एकड़ में कह सकता हूँ, वो वक्फ ने कब्जा कर लिया है और कब्जा बढ़ता जा रहा है। आप देखते होंगे आते जाते रोज़ कि सड़कों पर बेइंतहा कहीं मस्जिद बन रही है, कहीं आपका कब्रिस्तान के रूप में उपयोग शुरू हो गया, कहीं आपने कब्रें गाड़ दी, कहीं दरगाह बना दिया, जो बनाया सो कर दिया और कुछ दिन बाद वक्फ डिक्लेयर हो जाता है। और ये भी बता दूं, एक एग्जांपल बता दूं, कंपनी बाग जो इलाहाबाद में बहुत फेमस जगह है, वहाँ का मैंने केस किया था, अभी साल भर पहले की बात है, कि वहाँ पर धीरे धीरे करके करीब 14 या 16 कब्रें इन लोगों से बना दिया तो कब्जा करने की कोशिश में थे, और एक तथाकथित मस्जिद बना दी थी, जो मस्जिद हो ही नहीं सकती तो जगह बन ही नहीं सकती, और उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। जहाँ पाते हैं जहाँ उस प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते हैं। उसका कारण है जो मैं मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि और प्रोविज़न तो बहुत लंबे, उतना टाइम अभी नहीं है। धारा 40 जो उसमें प्रोविज़न है उसके तहत वक्फ बोर्ड को पावर है कि किसी भी ज़मीन को वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर सकता है, इंक्लूडिंग किसी ट्रस्ट की, किसी सोसाइटी की ज़मीन को भी कर सकता है वक्फ है। और मामूली सुनवाई का मौका दिया नहीं दिया, और उसके बाद उसकी कोई गजट नहीं होता, कोई पब्लिक नोटिस भी नहीं आता, अपने दफ्तर में करके रख लिया और कहा कि अब आप इसके उजर पर हैं, इंक्रोचर हैं, और इंक्रोचमेंट कार्रवाई शुरू हो जाती है। इंक्रोचमेंट सर्टिफिकेट भेज दिया और इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब इनको बाहर कीजिए। तो ये जो काला कानून है, इस काले कानून से हिंदू जनता तसित ही है, पूरे देश की सार्वभौमिकता और अखंडता खतरे में है। और जिसकी संपत्ति है उसको तो ये नहीं कि खासतौर से उसको दें, आप नोटिस दें, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे। वही वक्फ सर्वे वाले आते हैं और वही लोग उसकी इंक्वायरी करते हैं और लिख देते हैं वक्फ प्रॉपर्टी है। और अगर आपने साल भर के अंदर गजट होने का चैलेंज नहीं किया वक्फ बोर्ड में तो गए काम से। यानी सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वक्फ बोर्ड कोई कागज नहीं दिखाएगा, और वो अगर कहता है कि ये जमीन उसकी है तो फिर उसके बाद जिसकी जमीन है उसे कागजों को लेकर भटकना होगा और ये साबित करना होगा कि ये जमीन दरअसल उसी की है। और इसी बात का आधार लेकर कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें उस लैंड को लेकर बताया गया कि वक्फ बोर्ड का जो दावा है वो गलत है, और इसकी कॉपी मैंने अभी आपको दिखाई और उसका विश्लेषण भी दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प जो है वो है ये द फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। इसमें एक बार जो तस्वीरें वो लगातार मैं प्ले कर रहा हूं, लेकिन आपको यहां पे कुछ पॉइंट जरूर देखने चाहिए। उसमें सबसे पहले मंगलापुरी में ये क्लेम किया जाता है कि जो मस्जिद है, मस्जिद लीगल कंस्ट्रक्शन पर है, और मस्जिद के पास यहां पे एक क्लेम है कि दिस इज अ प्राइम लैंड, द ग्रेवयार्ड्स मेजर पार्ट इज इनकरेज्ड बाय DDA, Transport authorities, municipal corporation, local people and other. The constructed office, colonies, mandis, road, bus terminal, कूड़ेदान etc on work property। यानी इस मंदिर के आसपास में यानी वक्फ ये दावा कर रहा है कि मंदिर के साथ साथ जितनी भी वहां पे कंस्ट्रक्शन यानी मस्जिद के आसपास में जितने भी वहां पे निर्माण किए गए हैं वो सारे के सारे वक्फ की जमीन पर किए गए और ये इलीगल है। और यही वजह है कि जिसको वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी बताया उसे साबित करना होता है कि भाई आप बताइए कि ये प्रॉपर्टी दरअसल आपकी है। और तमिलनाडु में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और इसलिए हमने कहा ना कि जमीन के मामले में सेना और रेलवे के बाद आज अगर किसी के बारे में चर्चा होती है तो वो वक्फ बोर्ड के बारे में होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। इतना ही नहीं, मंदिरों के बारे में जो डिटेल रिपोर्ट रखी गई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम कुछ और था।
लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट्स रखी है वो मंदिरों को लेकर बताया गया, और मंदिरों के बारे में जो तस्वीरों के साथ साथ वहां पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी, उसमें कहा है कि इलीगल मंदिर ऑन पब्लिक लैंड इन आरके पुरम। ऐसी कई तस्वीरें हैं इस फैक्ट फाइंडिंग में, और उसी में कुछ में ऐसा भी लिखा गया है कि लीगल मंदिर इनसाइड एसडीएमसी ऑफिस मेन गेट नजफगढ़। यानी उन्होंने पूरा का पूरा रिसर्च मंदिर पे कर दिया और अपने रिपोर्ट में ये तय करके बता दिया कि एक भी मस्जिद, एक भी कब्रिस्तान किसी भी ऐसी जगह पर नहीं बना है जो अनधिकृत है। और इस रिपोर्ट में यह दावा भी कर दिया गया और साबित करने की पूरी कोशिश की गई कि यहां पर जितने भी कंस्ट्रक्शन किए गए हैं वो कंस्ट्रक्शन मंदिर या फिर दूसरे जो ट्रांसपोर्ट के काम चल रहे हैं या फिर वहां पे कूड़ेदान रखे हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन को ही अधिग्रहण करके किया गया है। यानी वक्त में दावा कर दिया तो वो जमीन उसकी हो गई, और उस दावे को साबित करने की जिम्मेदारी अब उसकी है जिसकी जमीन मानी जा रही थी। यानी अभी भी मानी जा रही थी, आप उसके मालिक है या नहीं है अब वो तय होगा। और इसी कानून को लेकर अब सवाल उठ रहा है, इसी को लेकर अब ये सवाल पूछे भी जा रहे हैं कि इतनी लंबी कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाए। वैसे वक्फ बोर्ड एक्ट इतना लिमिटलेस है कि वक्त का मन करे तो वो लाल किले को भी अपनी संपत्ति घोषित कर उसे हथिया सकता है, और वक्फ बोर्ड चाहे तो दिल्ली में कर्तव्य पथ की जमीन को भी अपना बता सकता है। और मजे की बात यह है कि जिस जमीन पर वक्फ अपना दावा जता देता है उसे उस संपत्ति के मालिक को इसकी सूचना देना भी जरूरी नहीं होता है। यानी उस बेचारे को सब कुछ पता तब चलता है जब वो अपनी संपत्ति को बेचने निकलता है, और फिर वो अपनी संपत्ति तभी बेच पाता है जब वक्फ बोर्ड वाले उसे परमिशन देते हैं। और हद तो यह है कि वक्फ बोर्ड को अपने दावे को साबित करने के लिए कोई कागज नहीं दिखाना होता है। इसलिए एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे अधिकार किसी पंडित, मठाधीश या फिर किसी अन्य हिंदू ट्रस्ट को दिए गए हैं? क्या कोई हिंदू बोर्ड ऐसे किसी भी जमीन पर अपना दावा कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो फिर वक्फ बोर्ड को ऐसे एक तरफा अधिकार क्यों दिए गए? क्या ऐसे वक्फ बोर्ड एक्ट रद्द करने का सही टाइम अब नहीं आ चुका है? इसका जवाब दिल्ली हाईकोर्ट को देना है, जिसके पास वक्फ बोर्ड के खिलाफ याचिका दाखिल की जा चुकी है।